चले भाई आ जाए। विच स्टेटमेंट इज अ नॉर्मेटिव स्टेटमेंट? सही है। अब हमारे पास एनुअल रेट ऑफ इन्फ्लेशन इन मलेशिया इंक्रीज फ्रॉम 2.8 टू 3.4%। सही है। अब एक चीज याद रखें, नॉर्मेटिव स्टेटमेंट सर क्या है आपका? ओपिनियन बेस्ड है। और ये जो बात यहाँ पे हो रही है कि हमारे पास इंक्रीज हुआ है 2.8 से 3.4%, तो ये कोई एक्चुअल रेट होगा जिसमें चेंज आ रहा है। ठीक है, तो ये ए नहीं हो सकता। द एनुअल रेट ऑफ इन्फ्लेशन वॉज 3.4%, लोअर देन 7.7%। ऑब्वियस सी बात है, इस चीज को हम लोग जो है वो चेक कर सकते हैं फ्रॉम दी लेट सपोज फ्रॉम मैगजीन्स वगैरह। हम लोग चेक चेक कर सकते हैं कि भाई ये क्या बात सच है या नहीं। ठीक है, तो बी भी नहीं है। द द मलेशियन सेंट्रल बैंक रेज इंटरेस्ट रेट। ये सर ऑब्वियस सी बात है, तीनों की तीनों चीजें सर क्या है, आपकी फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं। सही है, बेस्ड करती हैं, रियल बेस्ड सिनेरियोज हैं, तो सी नहीं हो सकता। द राइज इन द रेट ऑफ इंटरेस्ट रेट इज एक्सपेक्टेड टू ओनली हैव अ स्मॉल। अब देखें, अब ये किसी का ओपिनियन है। सही है कि अगर तो आप ये पॉलिसी इंप्लीमेंट करते हो, अगर इस पॉलिसी को आप इम्प्लीमेंट करते हो तो हमारे पास बहुत ही कम इम्पैक्ट जो है वो आएगा इन्फ्लेशन पे। सही है, तो डी आंसर है, क्योंकि ये किसी का फीडबैक है। सही है, आगे चलते हैं जरा। A firm operating in country S move its existing capital equipment to larger factory in country T. It also installed more of the same equipment and increased the size of its workforce. अब हुआ यहाँ पे क्या कि फ्रॉम द एविडेंस प्रोवाइडेड व्हाट मस्ट बी ट्रू, एक कंट्री ने क्या किया, अपने एग्जिस्टिंग कैपिटल इक्विपमेंट को लार्जर फैक्ट्री के अंदर जो है वो डाल दिया। सही है। और वहां पे जो है सर क्या कर रहा है, अपनी वर्कफोर्स के साइज को बढ़ा रहे हैं। बेसिकली एग्रीगेट सप्लाई को बढ़ाना चाहते हैं। ठीक है, तो अगर वेरी लॉन्ग रन, पता है क्यों नहीं है इसका आंसर? वेरी लॉन्ग रन इस वजह से नहीं है क्योंकि अगर वेरी लॉन्ग रन होता तो यहाँ पे बात हो रही होती एजुकेशन रिलेटेड चीजों की। या एजुकेशन एक ऐसा पॉलिसी है, ट्रेनिंग एक ऐसी पॉलिसी है जो कि लॉन्ग रन में आपको जो है वो एग्रीगेट सप्लाई को सर क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। तभी आंसर अक्सर बच्चे बी कर लेते हैं। सही है, तो ए इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि फर्म ऑपरेट कर रही है लॉन्ग रन के अंदर, सिर्फ वो अपनी सही है रिसोर्सेज को जो है वो इंक्रीज करना चाह रही है। अच्छा, द फर्म सप्लाई कर्व हैज शिफ्टेड टू द लेफ्ट। सही है, ये एकदम ही जो है ये गलत बात हो गई है, क्योंकि अगर सप्लाई कर्व लेफ्ट पे शिफ्ट कर रहा है, सही है, इसका मतलब क्या है कि S1 यहाँ पे आ रहा है, तो ये कम तो कहीं से भी नहीं हो रहा, तो डी तो एकदम ही जो है वो गलत हो सकता है। अच्छा, विच स्टेटमेंट इज, अच्छा कहीं से भी एविडेंस से पता नहीं चल रहा कि स्पेशलाइजेशन इंक्रीज हो चुकी है। सही है, या टास्क स्प्लिट कर दिए गए हैं, तो ये इसका हमें जो है वो आइडिया नहीं है क्योंकि एविडेंस में नहीं गिवन। विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? अच्छा, कौन सी स्टेटमेंट बेसिकली जो है वो क्या है भाई, इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। Addictive drugs are regarded as demerit goods because users are unaware of the full damage they do. सही है। यू बात थोड़ी सी ठीक लग रही है। सही है, ऑब्वियस सी बात है कि ये गुड्स हम लोग जो कंज्यूम करते हैं, ड्रग्स वगैरह, हमें इसलिए इसका इंफॉर्मेशन नहीं है ना सर। ठीक है, हमें इसके पास कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं है, तभी तो हम लोग इन गुड्स को क्या कर रहे हैं भाई, कंज्यूम कर रहे हैं। तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है, तो ए आंसर नहीं हो सकता। एयर इज रिगार्डेड एज अ फ्री गुड, ठीक हो गया, बिकॉज इट इज यूज एंड हैज नो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। यस सर, एयर इज बेसिकली अ नेचुरल रिसोर्स, कोई पैसे नहीं लग रहे आपके। ठीक है, आगे चलते हैं। विजिट्स टू अ डॉक्टर आर रिगार्डेड एज प्राइवेट गुड्स पार्टली बिकॉज दे आर राइवल। ये भी बात सच है सर कि अगर आप जा रहे हैं किसी डॉक्टर के पास, तो ऑब्वियस ये बात है, बाहर किसी को वेट करना पड़ रहा है। सही है, हर किसी के लिए जो है वो असेसेबल जो है यहाँ पे नहीं है, तो असेसिबिलिटी का यहाँ पे जो है वो इशू जो है वो आ सकता है। आगे चलते हैं, तो डी नहीं हो सकता। तो ये सारी चीजें करेक्ट हैं। अब नेशनल डिफेंस इज रिगार्डेड एज पब्लिक गुड, ये बात तो इसने सही करी है। बिकॉज वन सिटीजन कंज्यूमिंग इट रिड्यूसेस, ऐसा नहीं है कि एक की कंजम्पशन की वजह से दूसरे को, अगर लेट सपोज कोई एक बंदा बोलता है कि यार आर्मी सिर्फ मुझे प्रोटेक्ट कर रही है, ऐसा नहीं है, आर्मी पूरे मुल्क को जो है वो प्रोटेक्ट कर रही है। सही है, तो इसीलिए सी जो है वो एक इनकरेक्ट लाइन है। द डायग्राम शोज द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। अब यहाँ पे आप देख लें
कि ये जो है वो आपका कांस्टेंट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अच्छा, क्वेश्चन भी लिखा है, विद डायग्राम शोज कांस्टेंट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो सर ये कांस्टेंट का है, ये आपका जो है वो सर क्या है, इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का कर्व है। सही है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास आता है ये हमारा जो है वो डिक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का कर्व है। सही है, तो सी नहीं है, बी भी नहीं है। ठीक हो गया। चले, farmers using traditional methods lack access to finance and often employ family members on a part time basis। फार्मर्स हैं पुराने जमाने के अप्रोचेस को यूज करते हैं, फाइनेंस है नहीं उनके पास। सही है। और अब ऑफन दे एम्प्लॉय फैमिली मेंबर्स, पार्ट टाइम बेसिस पे उन्हें जो है वो हायर कर लिया जाता है। इफ वर्किंग प्रैक्टिस इन एग्रीकल्चर कुड बी इम्प्रूव्ड, अगर तो इम्प्रूव हो गई ये चीजें तो आपके पीपीसी में जो है वो क्या जो है वो आएगा चेंज। ठीक है। चलें, तो सर क्या हो सकता है हमारे पास, एक चीज आप याद रखें कि हमेशा अगर तो आपकी क्वालिटी ऑफ एफओपीज, अगर आपकी क्वालिटी ऑफ एफओपीज इंक्रीज हो रही है तो सर हमारे पास सर क्या होगा, मूवमेंट होगा टू द पीपीसी कर्व। क्या होगा, हमेशा मूवमेंट होगा टू द पीपीसी कर्व। ठीक है। अच्छा, तो देख लेते हैं जरा। अब अगर आप बोलते हो सर आर क्यों नहीं हो सकता, देखो या तो आंसर क्या हो सकता है, या तो आप एस से टी की तरफ जा रहे हो या तो एस से आर की तरफ जा रहे हो। आर जब केस में होता है जब मैन्युफैक्चरिंग गुड्स की बात करते हैं, टी उन सिनेरियोज पे जब एग्रीकल्चरल गुड्स की बात हो रही है। और यहाँ पे हमने क्लियरली यहाँ पे लिखा हुआ है कि एग्रीकल्चर इंप्रूव अगर हुआ तो क्या होगा। ठीक है। चले, एक चीज याद रखें, हमारे पास आंसर इसका क्या हो सकता है भाई, सी है। अब एस टू आर कब होता, ये तो मैन्युफैक्चरिंग गुड्स के लिए है। सही है, तो ये नहीं है। बाय मूवमेंट फ्रॉम आर टू टी। सही है, आर टू टी जब होता है जब हम लोग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की बात करते हैं और हम लोग बात करते हैं एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज की। ये क्या बोल रहा है कि अभी हम लोग जो है वो सर क्या कर रहे हैं, अंडर एलोकेट कर रहे हैं। उनकी बातों से लग रहा है कि क्योंकि फाइनेंस नहीं था वो अंडर एलोकेट कर रहे थे, सही तरीके से रिसोर्सेज को यूटिलाइज नहीं कर पा रहे थे। ठीक है। अच्छा, टी टू आर भी नहीं हो सकता कि सर एग्रीकल्चरल गुड्स बड़े हैं। सही है, वो पहले कम थे मतलब एस पर थे, वो टी पर गए हैं। सही है, तो ये नहीं हो सकता। आगे चलते हैं। इन अ पर्टिकुलर ईयर 12,000 यूनिट्स ऑफ अ गुड आर सोल्ड एट $1 पर यूनिट। इन अ लेटर ईयर 14,000 यूनिट्स आर सोल्ड एट 1.20 पर यूनिट। सही है। अच्छा, पहले सर कितने का था आपका, अच्छा, इफ कंज्यूमर टेस्ट हैव रिमेन कांस्टेंट व्हाट कुड अकाउंट फॉर द चेंज बिटवीन द 2 years। सही है। अब आपका अगर कांस्टेंट रहा है आपके कंज्यूमर का प्रेफरेंस या कंज्यूमर का टेस्ट, तो क्या चीज जो है वो चेंज हुई है बिटवीन द 2 years। कि हमारे पास सर क्या हुआ है कि डिस्पाइट के आपकी जो प्राइस लेवल्स जो है वो इंक्रीज हो चुके हैं, बट आपकी जो यूनिट्स हैं वो सर क्या है, वो भी बढ़ चुके हैं। तो क्या रॉ मटेरियल की अगर प्राइस कम हो गया थी तो आपकी प्राइस लेवल्स कम होती ना के बढ़ती। ये 1 से 1.2 ये शोकेस कर रहा है कि इंक्रीज हुआ है, तो ए नहीं हो सकता। दूसरा, एन इंक्रीज इन द रेट ऑफ टैक्स इम्पोज्ड ऑन प्रोड्यूसर। सही है, अगर तो टैक्स बढ़ता आपका तो इसकी वजह से क्या होता कि प्राइसेस बढ़ती। ठीक है, प्राइसेस तो बढ़ती पर आप सप्लाई कम करते, ये तो 14,000 यूनिट्स आर सोल्ड, आप और ज्यादा सोल्ड कर रहे हो। पहली बात तो ये है कि ये कंज्यूमर का पर्सपेक्टिव है, प्रोड्यूसर का नहीं, तो ये इतना देखना नहीं चाहिए हमें। द फॉर्मेशन ऑफ अ मोनोपोली इन द प्रोडक्शन ऑफ अ गुड, ये हमें इजीली पता यहाँ से नहीं चल रहा है। दूसरी बात ये है कि हम क्या बात कर रहे हैं कि भाई जब अगर मोनोपोली भी हो रही है लेट सपोज, तो हमारे पास सर क्या है, इन इलास्टिक डिमांड होगी। ठीक है, इन इलास्टिक डिमांड में भी हम बोलते हैं स्मॉल चेंज आ रहा होता है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हुआ कि जब आप डिस्पाइट कि आपकी प्राइसेस बढ़ गई हैं, सही, कोक की प्राइस बढ़ गई फिर भी लोग जो है वो कोक ही खरीद रहे हैं, क्यों, हो गया पेप्सी की प्राइस फिर भी कंपैरेटिवली जो है वो ज्यादा है अभी भी। सही है। चलें, तो बी आंसर है। व्हाट इज मोस्ट लाइकली टू कॉज एन इंक्रीज इन द कंज्यूमर सरप्लस। अच्छा भाई, कंज्यूमर सरप्लस क्या होता है सर, विलिंगनेस एंड एबिलिटी ऑफ अ कंज्यूमर। सही है कि ये लेट सपोज ये देखें, ये डिमांड की लाइन आ गई, ये सप्लाई की लाइन, ये जो एरिया है ना सर, ऊपर वाला पूरा एरिया ये आपका है कंज्यूमर सरप्लस, और ये वाला पूरा एरिया सर क्या है आपका, प्रोड्यूसर सरप्लस है। ठीक है। अच्छा, अब ये क्या बोल रहा है कि कंज्यूमर सरप्लस जो है वो कब इंक्रीज हो सकता है, तो कंज्यूमर सरप्लस जब इंक्रीज होगा जब हमारे पास इनकम लेवल बढ़ जाएगी। इनकम लेवल बढ़ जाएगी तो सर ऑब्वियस सी बात है, विलिंगनेस जो है वो आपकी इंक्रीज हो जाएगी। सही है। आप एक
सस्ते गुड के लिए भी यू विल बी हैविंग इनफ मनी, इनफ इनकम कि आप उसके ज्यादा पैसे दे सको, तो ए विल बी द करेक्ट आंसर। सही है। आगे चलते हैं जरा। द टेबल शोज लीज एंड जिम्स पीडी फॉर रेस्टोरेंट मील्स एंड सिनेमा टिकट। सही, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और ये एक दफा रिपीट भी हो चुका है। इसमें एक सुनील वाला एक क्वेश्चन है जो कि रिसेंट ही कहीं पे रिपीट भी हुआ है। सही है। अच्छा, अब सीन ये है कि ली के लिए जो रेस्टोरेंट मील है, सही है, वो सर क्या है आपका -1.2। ये माइनस का साइन आपको इग्नोर करना है, क्योंकि सर ये पीडी है, और पीडी हमेशा जो है वो सर क्या होता है, नेगेटिव में जो है वो होता है। अब देखें, ली के लिए रेस्टोरेंट मील्स क्या है, -1.2, मतलब ली के लिए जो रेस्टोरेंट मील्स हैं उनकी जो डिमांड है वो सर क्या है, इलास्टिक है। अच्छा, ली के लिए सिनेमा टिकट क्या है, ली के लिए सिनेमा हर चीज है, अगर प्राइस बढ़ भी जाएंगी तो ली उसको जाना छोड़ेगा नहीं। सही है, तो सिनेमा की अगर मैं बात करूं तो इसके लिए उसकी पीडी सर क्या है, <<1। अच्छा, अब मैं बात करता हूँ जिम की, बात करते हैं। ओ, हाँ, जिम के लिए अगर मैं बोलूं तो उसके लिए खाना ही हर चीज है, रेस्टोरेंट मील्स जो हैं वो सर क्या है, उसके लिए पीडी जो है वो आपकी <<1 है। अच्छा, अब अगर मैं बात करता हूँ जिम के लिए जो सिनेमा टिकट है, जिम बोलता है इतना मसला नहीं है, अगर सिनेमा की प्राइस बढ़ेगी तो मैं शायद नहीं जाऊंगा इस सर्विस को कंज्यूम करने के लिए। ठीक है, इन जगहों पे मैं नहीं जाऊंगा। ठीक है, अब हुआ ये हमारे पास के रेस्टोरेंट की प्राइस जो है वो बढ़ चुकी है। अगर रेस्टोरेंट की प्राइस बढ़ चुकी है तो इसका मतलब है कि ली विल नॉट गो, ली विल नॉट गो, बट जिम विल गो। ठीक है, एंड अ फॉल इन प्राइस ऑफ सिनेमा टिकट। ऑब्वियस सी बात है कि अगर डिमांड इनएलास्टिक होती है तो अगर प्राइस कम होगी तो आप ज्यादा टिकट्स तो नहीं खरीदोगे, तो ली विल नॉट बी बाइंग मोर, क्योंकि उसकी डिमांड इनएलास्टिक है, वो प्राइस को देखते हुए सिनेमा में नहीं जा रहा है। ली विल नॉट बी बाइंग मोर, हाउएवर जिम विल बाय मोर टिकट्स as demand is elastic, percentage responsiveness is high compared to price change। ठीक है, तो what can be concluded after these price changes? Restaurant owners will receive more income। क्या रेस्टोरेंट के ओनर को ज्यादा पैसा मिलेगा यहाँ पे? तो नहीं सर, क्योंकि ली तो अब नहीं जाएगा ना। सही है, ली विल स्पेंड मोर मनी ऑन बोथ। नहीं सर, वो तो जितना खर्चा कर रहा था, उल्टा उसको तो और सस्ता ही पड़ रहा है ना, क्योंकि प्राइस कम हो चुकी है सिनेमा की टिकट की। और अब वो रेस्टोरेंट में तो जा ही नहीं रहा, क्योंकि उसकी डिमांड इलास्टिक है, तो बी भी नहीं है, ए भी नहीं है। अच्छा, सिनेमा ओनर्स विल रिसीव लेस इनकम। नहीं, उनको ज्यादा पैसा मिलेगा, क्यों? क्योंकि कौन जा रहा है वहां पे अब, जिम जो है वो अब जा रहा है वहां पे। ठीक है, तो डी भी नहीं हो सकता। जिम विल स्पेंड मोर मनी। ठीक है भाई, रेस्टोरेंट मील की प्राइस अगर बढ़ भी गई है तो उसकी मजबूरी है खाना खाना, तो वो जाएगा। सही है, और सिनेमा में ये है कि उसने बोला है कि यार चलो प्राइस कम हुई है ना, चलो अब मैं ज्यादा जो है वो कंजम्पशन कर लेता हूँ। तो सी विल बी द करेक्ट आंसर। व्हाट इज नॉट, अच्छा ये जरा पढ़ा करें तरीके से सवाल, व्हाट इज नॉट हेल्ड कांस्टेंट व्हेन एग्रीगेटिंग। सही है, जब टोटल कर रहे हैं, अक्यूमुलेट कर रहे हैं इंडिविजुअल की फर्म सप्लाई कर्व टू गिव द शॉर्ट रन मार्केट सप्लाई कर्व। सही है। अच्छा, अब हमारे पास है ना, पता है क्या होता है, ये लेट सपोज एक इंडिविजुअल का सप्लाई कर्व है। सही, जो कि वो सप्लाई कर रहा है कितना भाई, 10 यूनिट्स। अच्छा, ये एक सप्लायर है, दूसरा सप्लायर है, वो कितना कर रहा है भाई, 20। तो अब जब मैं बात करता हूँ ना मार्केट सप्लाई की, तो मार्केट सप्लाई में सर क्या है, यहाँ पे आप लिखोगे 30। इसका मतलब क्या हुआ कि 10 + 20 = 30। मार्केट सप्लाई है कि टोटल प्रोड्यूसर कितना सप्लाई कर रहा है। ठीक है। अच्छा, व्हाट इज नॉट हेल्ड कांस्टेंट। सही, क्या चीज कांस्टेंट नहीं रखी जाती? तो देखें, ये जितनी भी चीजें हैं, नंबर ऑफ फर्म्स इन द इंडस्ट्री,
प्राइसेस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ये प्राइसेस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का मतलब है कि कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स की बात हो रही है। तो ये सारे क्या है, आपके अदर फैक्टर्स हैं। सही है। एक प्राइस ही ऐसी चीज है जो कि सर क्या है, जो कि कांस्टेंट नहीं होती है। ठीक है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा भाई, आपका बी हो जाएगा। चलें। क्योंकि देखो ये जो हमारे पास यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हमारे पास हो रही है मूवमेंट अलोंग द सप्लाई कर्व। और जब मूवमेंट हो रही है ना सप्लाई कर्व के अंदर, तो ये अदर फैक्टर्स जो हैं ये कांस्टेंट रहते हैं। सिर्फ और सिर्फ कौन चेंज हो रहा होता है, प्राइसेस चेंज हो रही होती हैं। सही है। चलें आगे चलते हैं जरा। विच इलास्टिसिटी वुड अ शॉर्टेज ऑफ स्किल्ड लेबर अफेक्ट। अच्छा ये अब थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है कि हमारे पास कौन सी इलास्टिसिटी है कि शॉर्टेज ऑफ स्किल्ड वर्कर्स। तो जब स्किल्ड वर्कर्स की बात हो रही है, ये है प्रोडक्शन रिलेटेड चीजें। ये जरा आपको सोचना पड़ेगा कि प्रोडक्शन रिलेटेड अगर चीजें हैं तो ये ऑब्वियस सी बात है, पीईडी से इसका कोई ताल्लुक जो है वो नहीं है। इसका किससे है ताल्लुक, पीईएस से। ठीक है। तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। अच्छा भाई, डी वन शोज एन इंडिविजुअल इनिशियल डिमांड कर्व फॉर पब्लिक ट्रांसपोर्ट। अच्छा भाई, व्हाट वुड कॉज द डिमांड कर्व टू शिफ्ट टू डी वन। अच्छा सर, क्या हुआ ऐसा कि आपका जो डिमांड कर्व है वो सर क्या पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, डन है। अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास सर क्या हुआ है कि अगर हम लोग देखें, जो प्राइस है वो हमें गिरती हुई नजर आ रही है। प्राइस गिरती हुई नजर आ रही है और क्वांटिटी कांस्टेंट नजर आ रही है। ठीक है। क्वांटिटी कांस्टेंट है और प्राइस गिरती हुई नजर आ रही है। ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ रनिंग द इंडिविजुअल कार राइजेस। अगर तो देखो गाड़ियां चलाना एक्सपेंसिव हो जाता तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट की डिमांड बढ़ जाती ना। पर ऐसा नहीं हो रहा। पब्लिक ट्रांसपोर्ट की प्राइस भी कम हो रही है और लोग बोल रहे हैं यार हमें हम नहीं जाना। ठीक है। तो ए नहीं है। द इंडिविजुअल इज बैंड फ्रॉम ड्राइविंग। अब ये तो भाई बहुत ही एक्सट्रीम केस है कि अगर एक इंडिविजुअल को बोला कि भाई अब तुम गाड़ी चला ही नहीं सकते हो, ड्राइव ही नहीं कर सकते हो, तो फिर तो उसके पास कोई ऑल्टरनेटिव ही नहीं है। ऑल्टरनेटिव इज ओनली पब्लिक ट्रांसपोर्ट। और वो ये कंज्यूम नहीं कर रहा है, आपके सामने ये डिमांड तो कांस्टेंट है। सही है। प्राइस कम है और क्वांटिटी कांस्टेंट है। आगे चलते हैं। तो बी भी जो है वो नहीं है। द प्राइस ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट राइजेस। सही है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट की प्राइस जो है वो बढ़ चुकी है। तो देखो अब आपके सामने है कि यहां से क्लियरली दिख रहा है कि प्राइस तो बढ़ी तो है ही नहीं, प्राइस तो कम हो गई है। ठीक है। प्राइस तो हमारी कम होती हुई नजर आ रही है। भाई क्वालिटी गिर चुकी है तभी तो, बस अब मजबूरी के तहत लोग जा रहे हैं, प्राइसेस कम भी हो गई है तो भाई डिमांड पे कोई खासा इफेक्ट नहीं आया। ठीक है। तो तभी डी आंसर है। आगे चलते हैं। कौन सा गवर्नमेंट का एक्शन है would be identified as direct provision of goods and services। देखिए डायरेक्ट प्रोविजन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज की जब मैं बात कर रहा हूँ तो जहन में फौरन से क्लिक करता है पब्लिक गुड्स। ठीक है। अच्छा, इंक्रीजिंग रोड मेंटेनेंस बिकॉज ऑफ पुअर वेदर कंडीशंस। बाकी सारे पढ़ते हैं जरा पहले। टैक्सिंग फर्म्स बिकॉज दे हैव बीन एमिटिंग डैमेजिंग फ्यूम्स। देखें ये हमें एक ऐसा एक्शन गवर्नमेंट का लेके आना है जो कि बता रहा है पब्लिक गुड्स के बारे में। आप टैक्सेस लगा रहे हैं फर्म का, इससे कोई ताल्लुक नहीं पब्लिक गुड्स से। या जो आप अगर अपना प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं कुछ भी यहाँ पे, सही, आप रोक रहे हैं सर किसी को, आप जो है वो पॉल्यूशन रोकना चाह रहे हैं, आप कंट्रोल कर रहे हैं यहाँ पे मार्केट फेलियर को, आप कोई पब्लिक गुड्स प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं। ठीक है। सब्सिडाइजिंग फर्म नॉट टू इनकरेज देम टू, देखें आप फर्म्स को क्या कर रहे हैं, सब्सिडीज दे रहे हैं ताकि वो किसकी आउटपुट को प्रोड्यूस कर सके, प्राइवेट गुड की आउटपुट को प्रोड्यूस कर सके। और मेनली गवर्नमेंट यही चाहेगा कि मेरिट गुड की आउटपुट जो है वो प्रोड्यूस हो। पर जब
हमारे पास जब लोकल प्रोड्यूसर कर रहा है कुछ भी, तो वो तो प्राइवेट गुड ही हुआ ना, तो मतलब सी तो नहीं है। मेकिंग पेमेंट्स टू लो इनकम फैमिलीज विद एल्डरली डिपेंडेंट्स। अच्छा भाई, अगर आप पेमेंट दे रहे हो तो लो इनकम फैमिलीज, सही है, तो ये बेसिकली सर क्या है आपका, ये है आपका अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स है, आप सपोर्ट कर रहे हो। रोड की मेंटेनेंस को इंक्रीज किया क्योंकि बुअर वेदर कंडीशंस है, ये है ना सर, आपने पब्लिक गुड प्रोवाइड किया ना सर आम आवाम को। ठीक है, चलें। पब्लिक गुड सर हर किसी के लिए है। ठीक है, यहाँ पे रिच भी आ रहा है, यहाँ पे पुअर भी आ रहा है, वहां पे स्पेसिफिकली जो है वो क्या आ रहा है, वो कि अक्सर बच्चा जो है वो बी मार्क कर रहा है यहाँ पे। लो इनकम फैमिलीज जो है वही स्पेसिफिक है, हालांकि स्ट्रीट लाइट आपके लिए भी है, मेरे लिए भी है, सबके लिए भी है। ठीक है, आगे चलते हैं जरा। A specific tax is imposed on a product। अच्छा देखिए अब इसने क्या बोला है, पीईएस जहाँ पे जीरो है। पीईएस जीरो का मतलब है कि मैं कुछ भी चाह कर भी जो है वो, चाहे जितनी भी प्राइस बढ़ जाए, मैं क्वांटिटी को इंक्रीज कर ही नहीं सकता हूँ भाई। और ये यूजुअली जो है वो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स में बहुत होता है, सही है, या वो गुड्स जो है नेचुरली प्रोड्यूस्ड है, जैसे कि मिल्क हो गया, सही है, हम चाह कर भी जो है वो उसे ज्यादा एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते। इसी तरीके से वेजिटेबल्स फील्ड से हम उतनी एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, हम टेक्नोलॉजी लगा सकते हैं, सही है, पर ऐसा नहीं है कि हम बटन प्रेस करें और जो है वो सारा फील्ड से जितना भी जो है वो और ज्यादा वो प्रोडक्शन करना स्टार्ट कर दे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो विच स्टेटमेंट इज करेक्ट, आपने लगा दिया स्पेसिफिक टैक्स। अच्छा, तो द बर्डन ऑफ दिस टैक्स विल फॉल इंटायरली ऑन कंज्यूमर्स, सही है। नहीं सर, कंज्यूमर का तो कोई कंज्यूमर बोलेगा भाई मुझे तो खरीदना ही नहीं है, जाओ। ये सर आपका पर्सपेक्टिव ही प्रोड्यूसर का है, ठीक है, क्योंकि पीएस की बात हो गई है। दूसरा सर क्या है, बर्डन ऑफ टैक्स, ये सर पूरा का पूरा बर्डन सप्लायर पे आएगा, क्योंकि सप्लायर को पता है कि सर, क्योंकि वो फंस चुका है सप्लायर यहाँ पे। सप्लायर जो है वो ज्यादा प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा, ना वो प्रोडक्शन को कम कर पा रहा है, सही है, उसके हाथ में नहीं है अभी प्रोडक्शन, सही है, तो जो भी टैक्स होगा वो सबका सब उसे ही जो है वो सारा बर्डन जो है वो उसके ऊपर ही आएगा। ठीक है, और आपके सामने है कि ये पूरा का पूरा एरिया जो है वो सप्लायर से ही जो है वो क्या है भाई रिलेटेड है, क्वांटिटी तो बाद में आ रही है। अच्छा, एक गवर्नमेंट ने बोला कि भाई हम इंटरवीन करेंगे फ्री मार्केट में टू एलोकेट हेल्थ केयर एट द सोशली ऑप्टिमम लेवल। देखिए सोशली ऑप्टिमम लेवल का मतलब होता है एम एस बी इज इक्वल टू एम एस सी। अब ये एम एस बी इज इक्वल टू एम एस सी क्या है, आसान लफ्जों में ये एक ऐसा पॉइंट है जहां पे आपकी जो डिमांड की लाइन है और आपकी जो सप्लाई की लाइन है वो सर क्या है, इक्वल है। ठीक है, चलें। विच कॉम्बिनेशन करेक्टली आइडेंटिफाइज द रीजन फॉर गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन द हेल्थ केयर मार्केट, सही है। अच्छा भाई, तो हमारा हेल्थ केयर कंजम्पशन फ्री मार्केट में सर क्या क्या बोला, वापस से पढ़ते हैं। क्या कॉम्बिनेशन बताइए ऐसा कि जो आइडेंटिफाई करता है कि भाई गवर्नमेंट को क्यों अंदर आना पड़ा, क्यों इंटरवीन करना पड़ा भाई, क्योंकि लोग जो है वो हेल्थ केयर नहीं कर रहे थे, अंदर कंज्यूम कर रहे थे। अच्छा, दूसरा हेल्थ केयर की प्रोडक्शन भी नहीं हो रही थी, सही है, ओवर प्रोडक्शन नहीं, देखिए मेरिट गुड है ना, और मेरिट गुड का सर क्या किया जाता है, अंडर प्रोड्यूस किया जाता है ताकि फिर उसे जो है वो महंगा बेच सके मार्केट के अंदर। ठीक है, तो प्रोविजन, अच्छा लोगों के पास इंफॉर्मेशन भी टू मच तो नहीं होती, टू लिटिल होती है, तो ये सारा जो है करेक्ट सी पे ही बैठ रहा है, तो सी इज द करेक्ट आंसर। आ जाए भाई, सीपीआई का क्वेश्चन है, सही है। अब ये एक बड़ा एक अच्छा सवाल है, ठीक है। द टेबल शोज सीपीआई फॉर अ कंट्री। अब यहाँ पे 2008 में था 100 रुपए, 104, 102, 105, 108 और 1111। ठीक है, विच स्टेटमेंट अबाउट द पीरियड 2008 टू 2013 इज करेक्ट। देखें अब ये हो क्या रहा है, आप देखें एक प्रोडक्ट 100 रुपए का था, अब वो हो चुका है कितने का, 104। ये सीपीआई है, मतलब ये कितने से इंक्रीज हो चुका है, 4% से जो है वो बढ़ चुका है। तो यहाँ पे हमारे पास सर क्या हो रही है, इन्फ्लेशन हो रही है। अब ये प्रोडक्ट 104 से 102 का हो चुका है, इसका मतलब हमारे पास सर क्या है, तो देखें भाई महंगाई हुई है, महंगाई हुई है पर कम से हुई है, सही है, कम परसेंटेज से जो है वो चेंज आया है, तो इसका मतलब है डिसइन्फ्लेशन। भाई परसेंटेज चेंज कैसे निकलता है, न्यू माइनस ओल्ड
डिवाइड बाय ओल्ड मल्टीप्लाई बाय 100 कर लो जरा। 2 डिवाइडेड बाय 104 मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये कुछ 1.92 समथिंग जो है वो है परसेंटेज। 4% से तो कम है। फिर ये 102 से हुआ 105 हुआ, तो 102 से 105 हुआ ना, तो 105 माइनस 102 डिवाइड बाय 102 मल्टीप्लाई बाय 100। तो 105 माइनस 102 डिवाइडेड बाय 102 मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये कुछ 2.94% आ रहा है, जो कि अगेन ये यही रिप्रेजेंट कर रहा है कि महंगाई हुई है पर कम से हुई है। डिसइन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन, डिसइन्फ्लेशन, डिसइन्फ्लेशन। चलें, अब क्या हो रहा है, 105 से आप पहुंच चुके हो 108 पे, तो वापस से 108 माइनस 105 डिवाइड बाई 105 मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये कितना हो गया, 108 माइनस 105 डिवाइड बाई 105 मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये हो गया आपका 2.85%। तो यहाँ भी सर मेरे पास सेम जो है वो डिसइन्फ्लेशन मुझे नजर आ रही है। तो अब हो क्या रहा है, चलें, कि प्राइसेस इंक्रीज्ड ईच ईयर। देखिए, प्राइसेस इंक्रीज हुई हैं ईच ईयर, सही है, बट विद अ डिक्रीजिंग रेट, सही है। और हमारे पास अगर मैं यहाँ पर देखूं 2009 से 2010 में, तो ये तो कम भी हुई है प्राइस, ठीक है। चलो, तो ये बात गलत हो जाती है, प्राइसेस इंक्रीज फास्टेस्ट इन 2011, नहीं ऐसा नहीं है। द रेट ऑफ इन्फ्लेशन वॉज 2% इन 2010, अभी हमने निकाला 2% नहीं है ये, सही है। 1041, ये 1.92 है, तो ये ओवरऑल करके भी अक्सर यहाँ पे बच्चे सी मार्क कर रहे हैं। तो सर द स्मॉलेस्ट राइज इन प्राइस वॉज इन 2013, देख लेते हैं। 111 माइनस 108 डिवाइड बाई 108 मल्टीप्लाई बाय 100, 111 माइनस 108 डिवाइड बाई 108 मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये है आपका 2.77 समथिंग है। तो ये सर ये आपका जो है वो कम है, 4%, फिर 2.94, 2.85, तो यहाँ पे तो कम आ रहा है, तो डी इज द करेक्ट आंसर, सही है। क्योंकि इसने क्या बोला, स्मॉलेस्ट राइज इन प्राइस, यहाँ पे राइज इन प्राइस नहीं हुआ है, यहाँ पे तो प्राइसेस कम हो चुकी हैं आपकी, ठीक है। चलें, अच्छा भाई, अब आगे चलते हैं हम लोग। व्हाट इज मोस्ट लाइकली टू कॉज द प्राइस लेवल्स टू राइज। हम्म, क्या होगा जिसकी वजह से प्राइस लेवल्स बढ़ जाएंगी। प्रोडक्टिविटी अगर होगी लेबर की, तो इससे तो सर हमारी सप्लाई बढ़ेगी, प्राइस कम हो जाएंगी। इनकम टैक्स अगर लगेगा, अब देखो यहाँ पे बच्चा क्या कर रहा है, सी पे भी टिक कर रहा है कि भाई टैक्स का नाम सुन के ना हम डायरेक्ट टक करके टिक कर देते हैं। भाई देखो, टैक्स अगर लग रहा है, अब ये है इनकम टैक्स, ये लगेगा आपकी कंज्यूमर की इनकम पे, सही है। ये हम बात करें डायरेक्ट टैक्सेस की, सही है, इनकम टैक्सेस की, तो हमारी डिमांड कम होगी, इससे प्राइस का कोई ताल्लुक नहीं है, तो सी और ए तो नहीं हो सकता। भाई सब्सिडीज दोगे तो सप्लाई बढ़ेगी ना, तो डी भी नहीं है। रॉ मटेरियल की प्राइस बढ़ी तो यस सर, सप्लाई कर्व विल बी शिफ्टिंग इनवर्ड्स, तो बी विल बी द करेक्ट आंसर। व्हाट विल बी द मोस्ट लाइकली टू इंक्रीज अ कंट्री सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। अब देखिए, कंट्री का सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम जो है वो कब इंक्रीज होगा, सही है, जब इंपोर्ट इंक्रीज होंगे। क्या ऐसी चीज है जो कि कंट्री के सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम को बढ़ाएगी, मतलब पैसा कब ज्यादा जो है सर क्या है इन कंट्री के अंदर जो है वो घूम रहा होगा, जब हमारे पास जो है सर क्या होगा, लोग जो है वो सेविंग जो है वो सर क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, और कंजम्पशन जो है वो सर क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। तो ये एक सिनेरियो है, तो ए विल बी द करेक्ट आंसर। एक कंट्री का कांस्टेंट पॉपुलेशन एक्सपीरियंसेस अ 5% इंक्रीज इन इट्स नॉमिनल जीडीपी। नॉमिनल जीडीपी का मतलब क्या होता है, दैट इज नॉट एडजस्टेड विद इन्फ्लेशन, सही है, ड्यूरिंग अ ईयर, इन विच सिचुएशन विल एवरेज लिविंग स्टैंडर्ड विल बी द मोस्ट लाइकली टू हैव इंक्रीज ड्यूरिंग द ईयर। तो देखें भाई, हमारे पास यहाँ पे क्या है कि अगर तो ए- आपकी लिविंग स्टैंडर्ड सबसे ज्यादा किस में होगी, इफ गवर्नमेंट टेक्स एक्शन टू इंश्योर देयर इज नो इंक्रीज इन अनएम्प्लॉयमेंट। देखें,
हमारे पास लिविंग स्टैंडर्ड्स कब आपकी इंक्रीज होगी, यहाँ पे हमें पता नहीं चल रहा कि लिविंग स्टैंडर्ड इंक्रीज हो रही है या नहीं, ठीक है। इफ देर इज नो इंक्रीज इन रियल नेशनल इनकम, भाई रियल नेशनल इनकम में इंक्रीज नहीं होगा तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग तो गिर जाएगी ना यार। इफ देर इज नो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, सर इससे भी सर क्या होगा, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग गिर जाएगी। अगर इन्फ्लेशन 3% है तो अब ये अब सोच आ रही है कि सर इन्फ्लेशन कैसे हो सकता है, ये तो नुकसान है इन्फ्लेशन तो। भाई देखो, जीडीपी जो है वो बढ़ रहा है 5% से, और इन्फ्लेशन जो है वो बढ़ रहा है 3% से। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सर आउटपुट ज्यादा बढ़ा है इन रिलेशन या इन कंपैरिजन टू इन्फ्लेशन, तो ये एक पॉजिटिव सी बात है। सही है, तो बी आंसर हो गया। आगे चलते हैं जरा। विच कॉम्बिनेशन करेक्टली आइडेंटिफाइड नेसेसरी इंफॉर्मेशन टू कंस्ट्रक्ट एन accurately labeled graph of a normal short run aggregate supply curve SRAS? अच्छा भाई, क्या बोला है इसमें? एक्यूरेट ग्राफ जो है वो कब बनेगा? खुद आप सोचें एक चीज यार, कि इतना तो हमें पता है कि प्राइस यहाँ पे आती है और आउटपुट यहाँ पे आता है, ठीक है। आपको बोला है कि जब ये मैक्रो हो तो रियल नेशनल इनकम का वर्ड यूज किया करें। तो अब देख लेते हैं। वर्टिकल एक्सिस में तो प्राइस ही आती है, प्राइस लेवल आता है ना, ठीक है। तो या तो ए या तो बी। हॉरिजॉन्टल में रियल आउटपुट आता है, देखिए माइक्रो नहीं है ये मैक्रो इकोनॉमिक्स है, तो रियल नेशनल इनकम ही आएगा, तो ऑब्वियस सी बात है। ग्रेडियंट ऑफ द एसआरएस कर्व पॉजिटिव, सर क्योंकि पॉजिटिव रिलेशन है ना, प्राइस बढ़ यूं बनता है ना कर्व। सही है, अपवर्ड स्लोपिंग है ना। 20th, एक गवर्नमेंट ने बोला भाई मेक्स टू चेंजेस टू इनकम टैक्स, द इंडिविजुअल टैक्स फ्री इनकम अलाउंस इज इंक्रीज्ड। अच्छा, इंडिविजुअल इंसान की जो अलाउंस है टैक्स पे वो सर क्या हो चुका है, इंक्रीज। चले भाई, द मार्जिनल, मार्जिनल का मतलब ये होता है कि एडिशनल रेट है ना इनकम टैक्स का वो कम हो चुका है। सही है। अच्छा भाई, हाउ विल दीज चेंजेस अफेक्ट एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई इन एन इकोनॉमी? तो एग्रीगेट डिमांड तो सर ऑब्वियस सी बात है कि अब जो अलाउंस ज्यादा, इनकम ज्यादा, तो कंजम्पशन ज्यादा, तो एग्रीगेट डिमांड ज्यादा। दूसरा, मार्जिनल रेट एडिशनल इनकम टैक्स कम हो चुका है तो भी कंजम्पशन ज्यादा, तो एग्रीगेट डिमांड तो इंक्रीज होगा, या सी या तो डी। अच्छा भाई, फिर एग्रीगेट सप्लाई सर क्या होगा, वो सर क्या होगा आपका, ऑब्वियस सी बात है इंक्रीज होगा। सही है, क्योंकि हमारे पास जो है वो आउटपुट लेवल भी जो है वो सर क्या हो सकता है, इंक्रीज हो सकता है, क्योंकि कॉरपोरेशन टैक्स कम हो गया है। सही है, कॉरपोरेशन टैक्स कम है, प्रोड्यूसर्स भी खुश हैं, ज्यादा प्रोड्यूस करेंगे। कौन सी सप्लाई साइड पॉलिसी इज मोस्ट लाइकली टू, अच्छा देखें, डिक्रीज करना है गवर्नमेंट का बजट डेफिसिट। अगर आपको गवर्नमेंट का बजट डेफिसिट डिक्रीज करना है तो इसका मतलब है कि आपको गवर्नमेंट के लिए टैक्स रेवेन्यू जो है वो बढ़ाना है। और टैक्स रेवेन्यू बढ़ाने का मतलब यही है कि आपको सर क्या करना है यार, कि कुछ कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसीज हैं, पर यहाँ पे मसला ये आ गया कि सप्लाई साइड पॉलिसी लिखा हुआ है। तो रेजिंग टैक्स फ्री इनकम टैक्स अलाउंस, सर ये तो आप अपना और जो है वो खर्चा बढ़ा रहे हैं। सही है, बेसिकली गवर्नमेंट का बजट डेफिसिट कम करना है ना, तो आपको अपने एक्सपेंसेस को, आपको अपने आउटफ्लोस को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा, तो डी नहीं हो सकता। रेजिंग स्पेंडिंग, भाई खर्चा नहीं करना है, खर्चे को कम करना है, आउटफ्लो कम करना है। कटिंग टैक्स रेट, भाई अगर आप टैक्स रेट ही हटा दोगे तो यहाँ तो आपने इनकम ही कम कर दी। सही है, तो ए नहीं है। कटिंग अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट, यस सर, अगर आप अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स को कट कर दोगे तो इससे आपकी जो है वो इनकम सर क्या हो जाएगी, आ, बढ़ जाएगी। क्यों, गवर्नमेंट की इनकम क्यों बढ़ेगी? सर हमारे पास क्योंकि आउटफ्लो नहीं हो रहा ना अब तो। सही है, क्योंकि आप अब लोगों को फजूल में ऐसे सपोर्ट जो है वो नहीं करने बैठे हुए हो। सही है, चले आगे चलते हैं जरा अब। विच कॉम्बिनेशन ऑफ फिजिकल
एंड मॉनेटरी पॉलिसी वुड सर्टेनली बी एक्सपेंशनरी। सही है भाई। देखें, फिस्कल पॉलिसी होती है गवर्नमेंट स्पेंडिंग और टैक्सेस से रिलेटेड, मॉनेटरी पॉलिसी होती है मनी सप्लाई से रिलेटेड, ठीक है। तो एक्सपेंशनरी पॉलिसी बताना है, एक्सपेंशनरी पॉलिसी का मतलब क्या है कि गवर्नमेंट की स्पेंडिंग को बढ़ाना है, टैक्स को कम करना है और मनी सप्लाई को बढ़ाना है। तो इसका इंक्रीज दिखा हमें, इसका डिक्रीज दिखा, इसका इंक्रीज दिखा, तो सी आंसर है। चलें, 23rd, एक सेंट्रल बैंक है कंट्री का जिसने बोला भाई इंटरेस्ट रेट बढ़ाते हैं और इससे क्या करेंगे, इससे ये होगा कि जनरल प्राइस लेवल्स कम हो जाएंगी। तो व्हेन इज दिस पॉलिसी लाइकली टू हैव द बिगेस्ट इम्पैक्ट? अब ये अच्छा क्वेश्चन है। देखें, हमारे पास इंटरेस्ट रेट आपने बढ़ाया, सही है, इंटरेस्ट रेट के बढ़ाने से हमारे पास सेविंग बढ़ जाएगी, हमारी कंजम्पशन कम हो जाएगी, हमारी एग्रीगेट डिमांड कम हो जाएगी, और आपकी जो इकोनॉमी है थोड़ी सी कूल डाउन हो जाएगी, ठीक है। अच्छा भाई, अब इकोनॉमी कूल डाउन हो रही है और ये कब अच्छा होगा? जब आप ऑन द पीपीसी, जब आप पूरे पीपीसी पे, आप अपने पोटेंशियल पे ऑपरेट कर रहे हो। और जब अगर इंटरेस्ट रेट कम हुए तो इससे सर क्या होगा कि थोड़ा इकोनॉमी जो है वो सही होगा। एक अगर आप पहले से ही बिलो द पीपीसी हो तो फिर सर इतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं आएगा। आप वैसे ही सर ऐसे ही फारिग चल रहे हो, आप वैसे ही रिसोर्स इतने यूटिलाइज नहीं कर रहे हो, तो इसका तो कोई मकसद नहीं है, ठीक है। तो ये ए बी तो नहीं है, या सी या डी, रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ एग्रीगेट डिमांड टू इंटरेस्ट रेट चेंजेस, सही है। और अब देखो यहाँ पे अक्सर बच्चे करते हैं सर कि देखो इंटरेस्ट रेट बढ़ा तो हमने सेविंग बढ़ाई तो देखो एग्रीगेट डिमांड कम हुआ ना। भाई कम हुआ ये नहीं पूछ रहा है, व्हेन इज दिस पॉलिसी, क्या ऐसा कॉज है जिसकी वजह से एक ये पॉलिसी बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करेगी? जब एग्रीगेट डिमांड ज्यादा है, एग्रीगेट डिमांड ज्यादा है, सही है, और फिर अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ाया तो लोग सेव जब करेंगे तो बड़ा इम्पैक्ट आएगा ना। चलें, टेबल shows a trade in goods service for an economy between 2019 and 2021, -100 माइनस, अच्छा ये कंटिन्यूसली जो है ये हमारा ट्रेड इन गुड एंड सर्विसेज डेफिसिट में ही जो है वो चल रहा है। व्हेन वुड मोस्ट लाइकली कॉज द चेंज फ्रॉम 2019 टू 2021? सही है, क्या लग रहा है भाई आपको? अच्छा आप ये देखो कि खर्चा हो रहा है, लोग रुक नहीं रहे, लोग बोल रहे हैं हमें वहाँ पैसा बहुत है, हम खर्चा करेंगे। तो डोमेस्टिक अनएम्प्लॉयमेंट अगर बढ़ रही है तो इसका मतलब है कि लोगों की इनकम जो है वो कम है, ठीक है, और लोग कंजम्पशन कम करेंगे। पर चार्ट तो कुछ और ही कह रहा है कि लोग कंजम्पशन ज्यादा कर रहे हैं, लोगों के पास इनकम लेवल ज्यादा है, तो ए तभी नहीं है। अगर इनकम टैक्स ज्यादा है तो वही बात है ना कि इससे तो इनकम कम होगी, कंजम्पशन कम होगी, और ये चार्ट कुछ और बता रहा है। टैरिफ अगर लग रहे हैं तो भाई टैरिफ लगेगा तो इम्पोर्ट एक्सपेंसिव होगा, डिमांड कम होगी, डेफिसिट कम होना चाहिए, उल्टा डेफिसिट बढ़ रहा है सर। इसका मतलब ये है कि अपना जो मार्केट का जो गुड है, अपनी लोकल मार्केट का, वही एक्सपेंसिव है, तभी तो हम लोग बाहर के गुड की तरफ जा रहे हैं, सही है। A government subsidies training to improve the skill of workers in the industrial sector of an economy, when what is the most likely effect on the current account of the balance of payment? जी सर, इसने क्या बोला आपको? गवर्नमेंट ने दी सब्सिडीज, मतलब सप्लाई बढ़ाना चाहती है गवर्नमेंट भाई। तो इससे आपकी बैलेंस ऑफ पेमेंट में जो है वो क्या इफेक्ट आ सकता है? सर सप्लाई बढ़ी ना, सप्लाई बढ़ी, एक्सपोर्ट्स बढ़े, इंप्रूव हो रही है, स्किल्स इंप्रूव हो रही है, मतलब कंपेरेटिव प्रोडक्ट जो है वो बन रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक्सपोर्ट्स राइज। यूजिंग ऑल देयर रिसोर्सेज एफिशिएंटली, कंट्री एक्स कैन प्रोड्यूस 6 मिलियन टन्स ऑफ व्हीट और 2 मिलियन टन्स ऑफ स्टील, while कंट्री वाई कैन प्रोड्यूस 4 मिलियन टन्स ऑफ व्हीट। चलो आहिस्ता वापस से बढ़ते हैं। कंट्री एक्स कितना प्रोड्यूस करता है? एक मिनट यार, एक मिनट। हाँ, कंट्री एक्स जो है
वो प्रोड्यूस करता है 6 टन। अच्छा, 6 वीट और 2 स्टील। कंट्री वाई जो है वो प्रोड्यूस करता है 4 वीट और 1 स्टील। बेस्ड ऑन दिस इंफॉर्मेशन, व्हाट डज द थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज सजेस्ट? आपके सामने है कि कंट्री एक्स को, अब यहाँ पे आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। चलें आ जाए, करते हैं जरा इसको। 6 वीट, 2 स्टील, 4 वीट और 1 स्टील। ठीक हो गया। हमें निकालनी है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। कंट्री एक्स के लिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 1 मिलियन टन्स ऑफ वीट कितना होगा आपका? 2/6 इज इक्वल टू, ये मैं एक्स की बात कर रहा हूँ, 2/6 इज इक्वल टू 1/3 मिलियन टन्स ऑफ स्टील। सही है। अगर 1 मिलियन वीट बनाना है, सही है, तो 1/3 क्या करना पड़ेगा आपको? छोड़ना पड़ेगा। ठीक है। चले आ जाए, अब देखते हैं। अगर इसी तरीके से वो बोलता है कि मैं स्टील बनाऊंगा, अगर स्टील बनाता है तो उसे 3 वीट जो है छोड़ना पड़ेगा 1 स्टील की खातिर। ठीक है, डन है। ये हो गई, हमने किसके बारे में बात करी? कंट्री एक्स के बारे में। अब आ रहे हैं कंट्री वाई के लिए। कंट्री वाई बोलता है 4 वीट और 1 स्टील। हमारे पास अगर वो 1 मिलियन टन ऑफ एक वीट बनाता है, 1 मिलियन टन, सही है, तो उसे कितना छोड़ना पड़ रहा है सर? उसे 1/4 स्टील क्या करना पड़ रहा है? छोड़ना पड़ेगा। ठीक है। अब ये 1/4 आया कैसे यार? सिंपल है ना यार, 1 और 4 है ना। ठीक है। अच्छा, अब अगर उसे एक स्टील बनाना है, 1 स्टील क्या करना है? प्रोड्यूस अगर करना है, तो उसे कितना वीट छोड़ना पड़ेगा? उसे छोड़ना पड़ेगा 4 वीट छोड़ना पड़ेगा। सही है। तो अब इस सिनेरियो में अगर आप देखें तो आपके सामने बेनिफिट कब होगा? पहली बात तो ये, कंट्री वाई हैज नो कंपैरेटिव एडवांटेज। नहीं सर, कंपैरेटिव एडवांटेज तो है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट तो हमें नजर आ रही है, तो सी तो फजूल पॉइंट है। सही है। आगे चलते हैं। कंट्री एक्स विल नॉट गेन फ्रॉम इंटरनेशनल ट्रेड। नहीं सर, कंट्री एक्स आपके सामने है कि क्या कर रहा है भाई, वो एक्सपर्ट है वीट बनाने में, वो ज्यादा प्रोड्यूस कर सकता है वीट को। सही है, तो उससे उसको फायदा तो होगा सर इंटरनेशनल ट्रेड से। सही है। कंट्री एक्स शुड प्रोड्यूस ओनली स्टील। आप यहाँ पे देखें कि कंट्री एक्स जो है वो अगर 1 वीट बनाता है तो उसे लेट सपोज सिर्फ 1/3 स्टील छोड़ना पड़ रहा है, और 1 स्टील बनाने के लिए उसे 3 वीट छोड़ने पड़ रहे हैं, और वाई को 1 स्टील बनाने के लिए 4 वीट छोड़ने पड़ रहे हैं। तो इससे बेहतर नहीं है कि वाई क्या करे? वाई जो है बोले यार मैं तो छोड़ देता हूँ स्टील को बनाना ही, क्योंकि 1 स्टील को बनाने के लिए मुझे 4 वीट छोड़ने पड़ रहे हैं भाई।
इससे बेहतर है कि भाई एक्स तुम खुद ही बना लो, तुम्हें तो कम वीट छोड़ना पड़ रहा है ना। तो सर कंट्री एक्स शुड ओनली प्रोड्यूस स्टील। ठीक है, नहीं आया समझ, वापस से इसको देख लेंगे। कंट्री एक्स एंड वाई आर ट्रेडिंग पार्टनर्स एंड इंक्रीज इन विच इकोनॉमिक इंडिकेटर इन कंट्री वाई इज मोस्ट लाइकली टू कॉज अ फॉल इन द एक्सचेंज रेट ऑफ कंट्री एक्स। अच्छा क्वेश्चन है ये। देखें, क्या ऐसा इंडिकेटर है कि कंट्री वाई के अंदर कि एक्सचेंज रेट आपका गिर जाएगा कंट्री एक्स के अंदर? तो सर देखें, अगर तो इकोनॉमिक ग्रोथ होगा, अगर क्या होगा, इकोनॉमिक ग्रोथ है कहाँ पे, कंट्री वाई में, तो इससे क्या होगा, हमारे पास लोग ज्यादा खर्चा करेंगे, लोग इंपोर्ट करेंगे, और एक्स की जो प्राइसेस हैं, एक्स की, कंट्री एक्स की जो करेंसी की वैल्यू है वो बढ़ जाएगी, क्योंकि आप इंपोर्ट कहाँ से करोगे, आप कंट्री एक्स से इंपोर्ट करोगे। ये नहीं है, इन्फ्लेशन रेट अगर ज्यादा होगा, वापस से डोमेस्टिक इन्फ्लेशन ज्यादा है, तो इसका मतलब क्या होगा, लोग इंपोर्टेड ज्यादा गुड्स करेंगे, तो कंट्री एक्स की जो है वो करेंसी की वैल्यू सर क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। भी नहीं है। मनी सप्लाई, वही बात है, मनी सप्लाई ज्यादा है, लोग डिमांड ज्यादा करेंगे, लोग इंपोर्ट ज्यादा कर रहे होंगे, तो करेंसी की वैल्यू बढ़ जाएगी। ये इन सारे सिनेरियोज में कंट्री एक्स के फायदे हो रहे हैं, कंट्री एक्स की जो वैल्यू है वो सर क्या हो रही है, बढ़ेगी। और अगर ट्रेड बैरियर लगा दिया गया, अगर टैरिफ इंपोर्ट लगा दिए गए, सही है, कोटा वगैरह लग गया, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपके इंपोर्ट्स कम हो जाएंगे, सही है, और हमारे पास डिमांड जो है वो कम हो जाएगी, और कंट्री एक्स की जो करेंसी की वैल्यू है वो गिर जाएगी। डी, विच ट्रांजैक्शन इज नॉट रिकॉर्डेड इन द करंट अकाउंट? करंट अकाउंट में सर हमारे पास क्या क्या चीजें जो है वो नहीं आती हैं। देखो, एड आता है, एक्सपोर्ट्स आता है, ठीक है, हमारे पास इन्वेस्टमेंट बाय अ फॉरेन कंपनी, ये देखना पड़ेगा कि जो इन्वेस्टमेंट है ना फॉरेन कंपनी की, सही है, ये हमारे पास जो है वो नहीं आती यहाँ पे। बाकी पेमेंट्स आप दे रहे हो ओवरसीज इन्वेस्टर को, सही है, तो रेमिटेंसेस या शेयर्स की फॉर्म में सर्विसेज वगैरह तो ये आएंगी। तो इसके लिए आपको कंपोनेंट्स याद होने चाहिए करंट अकाउंट के। गवर्नमेंट ने डिसाइड किया टू प्लेस अ टैरिफ ऑन इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल, बोला टैरिफ लगा दो। टैरिफ लगाने से होगा पता है क्या, कि इससे जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, सही है, भाई टैरिफ लगाओगे तो डोमेस्टिक फर्म के लिए सर क्या हो जाएगा, रॉ मटेरियल जो है वो एक्सपेंसिव हो जाएगा या नहीं होगा, ठीक है। इट विल इंक्रीज कंज्यूमर, भाई कंज्यूमर का सरप्लस कैसे बढ़ेगा, एक तो वैसे ही प्राइस बढ़ गई है। अब देखो कंज्यूमर का सरप्लस क्यों नहीं बढ़ सकता, डिमांड सप्लाई, आपको मैंने क्या बोला था कि ये कंज्यूमर सरप्लस है और ये पूरा एरिया प्रोड्यूसर सरप्लस है। अगर प्राइस बढ़ती भी है तो हमारे पास कंज्यूमर सरप्लस तो कम हो गया ना सर। अब कंज्यूमर सरप्लस वो थोड़ी ना, अब कंज्यूमर सरप्लस सिर्फ ये वाला एरिया हो गया, येलो वाला। तो इसका मतलब है कि बी जो है वो नहीं हो सकता। अच्छा सॉरी, ए तो है ही ना, बी नहीं हो सकता। गवर्नमेंट का रेवेन्यू कम हो जाएगा, बेटा गवर्नमेंट का रेवेन्यू तो बढ़ जाएगा ना, जब टैरिफ लगेंगे, टैक्स आएगा तो टैक्स रेवेन्यू तो बढ़ेगा। देयर विल बी अ फॉल इन द प्राइस ऑफ इंपोर्ट एंड अ राइज इन द डिमांड। अरे ये तो फजूल पॉइंट है ना यार, कि अगर आप टैरिफ लगाते हो, भाई टैक्स अगर लगाएगा तो इससे क्या होगा कि इंपोर्ट्स जो है वो अपने एक्सपेंसिव हो जाएंगे ना यार। तो ये क्या बात हो गई कि भाई प्राइस इंपोर्ट के कम हो सकते हैं, बढ़ रहे हैं, ये तो अपने टैरिफ लगाते ही इसलिए कि इंपोर्ट की प्राइस बढ़े। तो ये इजी था, ये आंसर है। इन विच सिचुएशन विल अ कंट्रीज टर्म्स ऑफ ट्रेड इंप्रूव? बेटा टर्म्स ऑफ ट्रेड सर क्या है, सही, इंडेक्स ऑफ एक्सपोर्ट प्राइसेस डिवाइड बाय इंडेक्स ऑफ इंपोर्ट प्राइसेस। और टर्म्स ऑफ ट्रेड क्वांटिटी का गेम नहीं होता, ये प्राइस से रिलेटेड होता है, ये बात याद रखें। तो जब कहीं भी एक्सपोर्ट प्राइसेस ज्यादा हैं और इंपोर्ट प्राइसेस जो हैं वो आपके कम हैं, तो इसका मतलब है कि ये इम्प्रूव है, ठीक है। तो इट्स इंपोर्ट राइज इन वैल्यू लेस देन इट्स एक्सपोर्ट्स। भाई देखो, वैल्यू वॉल्यूम ये कुछ भी नहीं है, प्राइस की बात हो रही है कि प्राइस ऑफ इंपोर्ट राइजेस, सही है, बड़ा तो है प्राइस ऑफ इंपोर्ट बट लेस देन द एक्सपोर्ट, मतलब
एक्सपोर्ट की प्राइस इज कंपैरेटिवली मोर देन योर इम्पोर्टेड प्राइसेस, तो सर क्या होगा, हमारा टर्म्स ऑफ ट्रेड अब इम्प्रूव होगा। सही है, देख लें अगर यहाँ तक कोई भी मसला है तो जरा।